गुड इवनिंग गाइस। आज हम स्टार्ट करेंगे न्यू चैप्टर नंबर 3 अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। तो आप लोग लिखिए हेडिंग अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। इसका मतलब क्या होता है, अकाउंट्स में कुछ बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए हैं एंड जब भी अकाउंटेंट अकाउंट्स बनाते हैं तो इन रूल्स को फॉलो करते हैं। ठीक है, तो इन शॉर्ट रियल लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में हम सब अकाउंटेंट्स इन रूल्स को फॉलो करते हैं और उसके अकॉर्डिंग अकाउंट्स बनाए जाते हैं। तो आज हम ये रूल्स एंड रेगुलेशन सीखेंगे जो हमें फॉलो करना जरूरी है। ठीक है, तो नंबर 1 फर्स्ट है गोइंग कंसर्न एजम्पशन। गोइंग कंसर्न एजम्पशन लिखिए आप लोग फर्स्ट हेडिंग गोइंग कंसर्न एजम्पशन। नाम से क्या मालूम पड़ रहा है, गोइंग कंसर्न, कंसर्न मतलब बिजनेस, गोइंग कंसर्न मतलब हमारा बिजनेस चलता रहेगा। इन शॉर्ट, जब हम अकाउंट स्टार्ट करते हैं, जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो क्या हम कभी ये सोच के स्टार्ट करते हैं कि बिजनेस को 1 या 2 साल चलाएंगे बस? ऐसा तो कभी नहीं होता। जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हम क्या सोच के स्टार्ट करते हैं कि बिजनेस काफी टाइम तक चलेगा। इनफैक्ट जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन होंगी वो भी चलाएंगी, राइट। तो हमारे माइंड में क्या थिंकिंग होती है बिजनेस स्टार्ट करते हुए कि इसको फॉरएवर चलाएंगे, इनफैक्ट आने वाली जनरेशन भी चलाएगी। तो जब भी हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं कभी भी ये सोच के स्टार्ट नहीं करते कि बहुत जल्दी बंद कर देंगे। तो बिजनेस शेल कंटिन्यू फॉर अ फॉरसेबल फ्यूचर, चलता रहेगा एंड देयर इज नो इंटेंशन टू क्लोज द बिजनेस। हमारी कोई इंटेंशन नहीं होती बिजनेस को बंद करने की, अनलेस एंड अनटिल हमें कॉन्टिन्यूसली लॉसेस हो रहे हो। अगर हर साल लॉस नहीं हो रहा तो हम बिजनेस चलाते रहेंगे। अगर ब्रेक इवन भी हो रहा है तो भी बिजनेस चलता रहेगा। ब्रेक इवन मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस, तो भी हम बिजनेस को चलाते रहेंगे इस उम्मीद में कि आने वाले सालों में प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, तो गोइंग कंसर्न का मतलब क्या हो गया, आपका बिजनेस चलता रहेगा, उसको बंद करने की कोई इंटेंशन नहीं है। इस एजम्पशन की वजह से ही कैपिटल और रेवेन्यू में डिफरेंस बनाया गया। बहुत ध्यान से सुनना। एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर और एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मैंने आपको दोनों सिखाए हुए हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब जब आप कोई एसेट परचेज करते हो, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में खर्चे होते हैं, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में। इसमें तो आते हैं रेंट, सैलरी, और इसमें कौन से होते हैं, जब आप मशीनरी खरीदते हो, बिल्डिंग खरीदते हो, कोई एसेट खरीदते हो। ठीक है, अब एक बात बताओ, अगर आपकी गोइंग कंसर्न नहीं है, अगर आपने बिजनेस बस 1 या 2 साल के लिए करना है, तो क्या आप कैपिटल एक्सपेंडिचर में खर्चा करोगे? पॉइंट क्या है, अगर आपने बिजनेस बस 1 साल चलाना है तो क्या आप मशीनरी खरीदोगे 10-20 लाख की? आप बिल्कुल नहीं खरीदोगे। उससे अच्छा तो रेंट पे ले लोगे। ठीक है, अगर आपने बिजनेस 1 या 2 साल चलाना है तो क्या प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करोगे, बिजनेस की प्रॉपर्टी में? बिल्कुल नहीं करोगे। आप तो सिर्फ रेंट पे जगह लोगे और काम करोगे। तो इन शॉर्ट गोइंग कंसर्न है मतलब बिजनेस लॉन्ग रन तक चलेगा, तभी तो हम कैपिटल एक्सपेंडिचर में इन्वेस्ट करते हैं, तभी तो इतने बड़े बड़े खर्चे करते हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि हमें ये मशीनरी, ये बिल्डिंग 10-20 ईयर्स, 30 ईयर्स तक काम देगी। समझ पा रहे हो? तो ये एजम्पशन है, इसीलिए कैपिटल और रेवेन्यू में डिफरेंस बन पाया। अदरवाइज कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर करता ही नहीं, सब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करते हैं। ठीक है, तो इस एजम्पशन की वजह से इन दोनों में डिफरेंस क्रिएट हुआ है। अब क्वेश्चन कैसे आएंगे आपको, या तो आएगा डायरेक्ट एक्सप्लेन गोइंग कंसर्न एजम्पशन, बट इसके चांसेस कम है। आपको क्वेश्चन आएंगे इनडायरेक्ट। कैसे आएंगे, सुनना ध्यान से। किस प्रिंसिपल की वजह से, ड्यू टू विच प्रिंसिपल और एजम्पशन अ डिस्टिंक्शन इज मेड बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। I repeat, due to which principle or assumption a distinction is made between capital and revenue। मतलब कौन सी assumption की वजह से इन दोनों में डिफरेंस बनाया गया। तो आपको आंसर लिखना है गोइंग कंसर्न और फिर उसको एक्सप्लेन करना है। समझ पा रहे हो? तो आपको क्वेश्चन आएंगे इनडायरेक्ट, बट कोई टेंशन नहीं है,
ऐसे इनडायरेक्ट क्वेश्चन की प्रैक्टिस मैं आपको करवाऊंगा। मेरे पास 60 to 70 एग्जांपल्स हैं जो मैं आपको दूंगा, तो आप पहचानना सीखोगे कि कौन सी एजम्पशन है और फिर उसको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, फिलहाल अब आप पढ़ लो ताकि आपको कुछ समझ में आ जाए। आई होप आपने पढ़ लिया होगा। अब आगे सुनना बहुत ध्यान से। एक हमने सीखा था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसमें इस साल के एक्सपेंसेस और इस साल की इनकम आती है। फॉर एग्जाम्पल रेंट पे किया, सैलरी पे करी, इस साल के रेंट, इस साल की सैलरी, सारे एक्सपेंसेस यहां आते हैं। एक हमने सीखी थी बैलेंस शीट। अगर आप कोई एसेट्स खरीदते हो, एसेट्स, तो वो वहां पे आते हैं। फॉर एग्जाम्पल मशीनरी, बिल्डिंग, ये सब यहां आते हैं। आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि जो इस साल के खर्चे हैं वो तो यहां आ गए, एसेट्स वहां आ गए, बट एक्चुअली आपने उनके लिए भी पे तो किया है, तो खर्चा तो वो भी है, कैपिटल एक्सपेंडिचर तो है, तो उस एक्सपेंस को भी यहां तो लाना है, बट एक साथ नहीं लाना। आपको ध्यान होगा मैंने बताया था इन सब के बेनिफिट्स मिलते हैं एक साल के लिए। जो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है उसका बेनिफिट मिलता है एक साल के लिए, तो वो खर्चा उसी साल आ जाएगा। बट कैपिटल एक्सपेंडिचर का बेनिफिट मिलता है 10 इयर्स के लिए, तो उसकी कॉस्ट को हम 10 इयर्स में बांटेंगे। हम धीरे धीरे यहाँ पे दिखाएंगे, किस नाम से? डेप्रिसिएशन के नाम से। कैसे किया था? मान लो आपने मशीनरी खरीदी 50 लाख की, एंड सपोज वो 10 इयर्स तक चलेगी, उसकी लाइफ 10 इयर्स है, तो उसकी कॉस्ट को हम 10 इयर्स में बांट देंगे, टुकड़ों में बांट देंगे, और हर एक टुकड़ा कितने का है? 5 लाख का। इसका मतलब हम उसकी कॉस्ट को यहाँ पे दिखाएंगे, बट धीरे धीरे इंस्टॉलमेंट्स में, और उसका नाम होता है डेप्रिसिएशन। ऐसे 5 लाख करते करते 10 टाइम्स दिखाएंगे और पूरी कॉस्ट यहाँ पे आ जाएगी, बट धीरे धीरे आएगी। याद है? अब सुनना ध्यान से, ये मैं यहाँ पे क्यों सिखा रहा हूँ दोबारा। हम क्या पढ़ रहे हैं? गोइंग कंसर्न एजम्पशन, मतलब बिजनेस काफी टाइम तक चलता जाएगा। अगर आपने बिजनेस बस 1 या 2 साल के लिए चलाना है, तो क्या आप ये कर पाओगे? नहीं कर पाओगे ना। आप इसकी कॉस्ट को 10 इयर्स में बांट रहे हो। कैसे बांट रहे हो? क्यों बांट रहे हो? क्योंकि आपको पता है कि बिजनेस अभी चलेगा, 10 इयर्स 20 इयर्स तक चलेगा, इसीलिए तो ये कर पा रहे हैं। तो अगर गोइंग कंसर्न ना होती तो हम कैपिटल एक्सपेंडिचर की कॉस्ट को 10 पार्ट्स में ना बांट पाते। ठीक है, तो इन शॉर्ट कैपिटल एक्सपेंडिचर की कॉस्ट एक साथ यहाँ पे नहीं दिखाई जाती, क्योंकि वो 10-20 इयर्स तक बेनिफिट देता है, तो उसकी कॉस्ट को उतने इयर्स में बांट देते हैं। इट्स बिकॉज ऑफ गोइंग कंसर्न। ठीक है, बिजनेस लॉन्ग रन तक चलेगा तभी ये हो पा रहा है, वरना ना हो पाता। अब पढ़ लो लास्ट पैराग्राफ, अब समझ आ जाएगा। तो अब हम पढ़ेंगे सेकेंड, कंसिस्टेंसी एजम्पशन। आप लोग हेडिंग लिखिए कंसिस्टेंसी एजम्पशन, और अब सुनना ध्यान से। सपोज आप मेरे पास ट्यूशन पढ़ने आए हैं, एंड आपने क्या किया? 12 मंथ्स में 12 टीचर्स चेंज किए, ये सोच के कि 12 टीचर्स का एक्सपीरियंस मिलेगा, सबकी नॉलेज मिलेगी, तो शायद हमारे ज्यादा मार्क्स आ जाए। तो आप सोचो, अगर आप बार बार टीचर चेंज कर रहे हो 12 टाइम्स, तो क्या आपका रिजल्ट 95 और अबव आएगा? नहीं आएगा। रीजन, कोई कंसिस्टेंसी नहीं है। आप किसी एक टीचर के पास प्रॉपर टाइम रुके ही नहीं हो, तो नॉलेज कैसे मिलेगी? एंड मोर ओवर हर जगह अपने अपने कंसेप्ट होते हैं, अपना तरीका होता है पढ़ाने का, तो आप सीख क्या पाओगे? पॉइंट क्या है, अगर आप कंसिस्टेंट नहीं हो, बार बार चेंजेस करते हो, तो आपको डिजायरेबल रिजल्ट्स कभी नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो कंसिस्टेंसी एजम्पशन का मतलब ही क्या है कि आपको एक जगह पे कंसिस्टेंट होना चाहिए, एक मेथड पे कंसिस्टेंट होना चाहिए। अब ये अकाउंट्स में कैसे यूज होगा वो सुनो। काफी टॉपिक्स ऐसे हैं अकाउंट्स में जिसको करने के 2 मेथड्स हैं, दोनों अलाउड है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कोई एक मेथड फॉलो करो और उसी को कंसिस्टेंटली फॉलो करते रहो, बार बार उसी को फॉलो करो। ऐसे कौन से मेथड है? ध्यान देखना ध्यान से। सपोज आपने मशीनरी ली 10 लाख की, ठीक है, एंड डेप्रिसिएशन है 10%,
डेप्रिसिएशन। इस साल मशीनरी डेप्रिशिएट हुई 10%, तो 10 लाख का 10% कितना होता है? 1 लाख। अभी तक तो आपने इतना ही सीखा है, बट डेप्रिसिएशन को निकालने के 2 मेथड्स होते हैं। वैसे तो काफी मेथड्स होते हैं, बट 11th में आपके 2 मेथड्स हैं जो आप सीखोगे फर्स्ट टर्म के एंड में सीखोगे सितंबर के अराउंड। बट अभी आपको थोड़ा सा बेसिक सिखाता हूं ताकि आप समझ पाओ कि क्या समझाना चाह रहा हूं। यहां देखो, एक मेथड होता है ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, डेप्रिसिएशन को निकालने का एक मेथड है ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, और दूसरा मेथड है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। सपोज आपने मशीनरी खरीदी 2016 में 1 लाख की, ठीक है, और डेप्रिसिएशन का रेट है 10%, मान लो 10% है पर एनम मतलब पूरे साल का 10%। तो जब पहले साल डेप्रिशिएट करोगे तो 1 लाख का 10% कितना होता है? 10,000, ठीक है। तो डेप्रिशिएट हो गई 10,000, तो वैल्यू बची कितनी? 90,000। 2017 में आपकी मशीन की वैल्यू है 90,000। अब इसको फिर से डेप्रिशिएट करना है, तो आप बताओ इस बार 90,000 पे करोगे या 1 लाख पे? मेथड का नाम क्या है? ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। ओरिजिनल कॉस्ट मेथड का मतलब होता है जो ओरिजिनल कॉस्ट है डेप्रिसिएशन उसी पे आएगी, मतलब फिर से 1 लाख का 10% 10,000। अब कितनी वैल्यू बची 18 में? 80,000। अब फिर से डेप्रिसिएशन आएगी 1 लाख का 10% 10,000। अब कितनी वैल्यू बची? 70,000। तो ऐसे करते करते हर साल डेप्रिसिएशन दिखाते रहेंगे, किस पे? ओरिजिनल कॉस्ट पे, ठीक है। दूसरा मेथड होता है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। अब इसमें क्या होता है, मान लो फिर से मशीनरी खरीदी 2016 में 1 लाख, ठीक है। पहले साल डेप्रिसिएशन आ गई 10% के अकॉर्डिंग 10,000, तो वैल्यू बची कितनी? 90,000। अब आप बताओ डेप्रिसिएशन 1 लाख पे आएगी या 90 पे? मेथड का नाम क्या है? रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। नाम से क्या मालूम पड़ रहा है? जो रिटर्न डाउन वैल्यू है मतलब जो नीचे वैल्यू आई, अब डेप्रिसिएशन उस पे आएगा, तो अब आएगा इसका 10% 9,000, फिर बची 81,000। अब आएगी डेप्रिसिएशन इस पे 8100, फिर बची 72,900। तो ऐसे ये चलता जाएगा। समझ पा रहे हो? डेप्रिसिएशन निकालने के 2 मेथड हैं, एक ये ओरिजिनल कॉस्ट और एक रिटर्न डाउन। दोनों एक्सेप्टेबल हैं, दोनों अलाउड है, आपके ऊपर है कौन सा फॉलो करना है। अब पॉइंट क्या है यहां देखो, कंसिस्टेंसी एजम्पशन ये कहती है कि अगर आप स्ट्रेट लाइन या ओरिजिनल कॉस्ट फॉलो कर रहे हो, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, तो हर साल इसी को फॉलो करो, और अगर आप इसको फॉलो कर रहे हो तो हर साल इसी को फॉलो करो, बार बार चेंजेस मत करो। रीजन, अगर आप चेंज करोगे ना तो ध्यान से देखना, इसकी डेप्रिसिएशन 10,000 आनी थी सेकेंड ईयर में, फर्स्ट ईयर में दोनों की सेम थी, सेकेंड ईयर में इसकी 10 आनी थी, बट आपने मान लो मेथड चेंज कर लिया और वो फॉलो कर लिया, तो आप दिखा रहे हो 9,000। फिर तीसरे साल इसकी 10 आनी थी, आपने फिर से चेंज कर लिया, फिर दिखा रहे हो 8100। पॉइंट क्या है, कंपैरिजन नहीं कर पाएंगे, लोग कंफ्यूज होंगे। लोग आपके जो पब्लिक होती है वो आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखती है, आपकी बैलेंस शीट देखती है, और फिर कंपैरिजन करती है कि पिछले साल आप क्या परफॉर्म कर रहे थे, इस साल क्या कर रहे हो। अगर आप बार बार चेंजेस करोगे तो जनरल पब्लिक कंफ्यूज होगी, उनको आपके अकाउंट समझ नहीं आएंगे और वो कंपैरिजन नहीं कर पाएंगे। अगर सेम चल रहा है पैटर्न तो कंपैरिजन करना आसान होता है कि पिछले साल कितना प्रॉफिट था, इस साल कितना प्रॉफिट है, कितने खर्चे हो गए। लेकिन चेंजेस करने से कंपैरिजन मुश्किल हो जाएंगे, ठीक है। इसीलिए ये बनाया गया कंसिस्टेंसी अजम्पशन, एक मेथड फॉलो कर रहे हो उसी को करो। बट हाँ, ऐसा नहीं है कि आप चेंज नहीं कर सकते। अगर आपको मेरी ट्यूशन अच्छी नहीं लगेगी तो कभी ना कभी तो चेंज करनी पड़ेगी, तभी रिजल्ट आएंगे। वैसे ही अगर आपको लग रहा है, आपकी टीम को, मैनेजमेंट को लग रहा है कि ये मेथड सही नहीं है, प्रेजेंटेबल नहीं है, मान लो लग रहा है, तो आप दूसरा मेथड फॉलो कर सकते हो। नीचे आपको बस मेंशन करना है अपने अकाउंट्स में कि हमने मेथड को चेंज कर दिया। आई रिपीट, अगर आपको लग रहा है मेथड प्रेजेंटेबल नहीं है तो आप चेंज कर सकते हो। और अगर लॉ ने बोल दिया कि मेथड ये वाला डिलीट हो गया और आपको दूसरे मेथड पे आना पड़ेगा, फिर तो करना ही पड़ेगा। मतलब अगर लॉ ने कह दिया
कि ये मेथड अब से फॉलो नहीं होगा, फिर तो आपको दूसरे पे आना ही पड़ेगा। ठीक है, तो मेथड चेंज कर सकते हैं अगर लॉ कह रहे हैं या अगर हमें लग रहा है प्रेजेंटेबल नहीं, बस आपको नीचे मेंशन करना है नोट्स में। क्लियर? तो इन शॉर्ट कंसिस्टेंसी मतलब एक मेथड पे स्टिक रहो, बार बार चेंजेस मत करो। ऐसा क्यों? ताकि लोग आपके रिजल्ट्स को कंपेयर कर पाए, और अगर चेंज करना भी है तो नीचे मेंशन कर दो। ठीक है, अब पढ़ लो। अब करेंगे थर्ड, एक्रूअल एजम्पशन। आप लोग हेडिंग लिखिए, एक्रूअल एजम्पशन। ये तो आप काफी बार पढ़ चुके हो, काफी बार समझ भी चुके हो। इट्स वेरी इजी फॉर यू नाउ। एक्रूअल एजम्पशन का मीनिंग क्या है? जिस टाइम की इनकम है उसी टाइम दिखानी है, भले ही पैसे आए या नहीं आए। अगर आपने उधार पे भी बेचा है, इनकम तो दिखानी पड़ेगी, राइट? और जिस टाइम के एक्सपेंसेस हैं उसी टाइम दिखाने हैं, भले कैश दिया या नहीं दिया। मतलब अगर सैलरी पे कर दी तो भी खर्चा दिखाना है, और अगर सैलरी आउटस्टैंडिंग है तो भी एक्सपेंस तो दिखाना ही है, कैपिटल से माइनस किया था, राइट? तो इन शॉर्ट, जिस टाइम की इनकम है उसी टाइम दिखाओ, जिस टाइम के एक्सपेंसेस हैं उसी टाइम दिखाओ। कैश कब डील हुआ डजंट मैटर। इसके लिए एक एग्जांपल भी है, यहां देखो। सपोज आपने गुड्स परचेज करे Jan 1 को, गुड्स परचेज करे 10 लाख के, ठीक है? बट पेमेंट आपने करी अप्रैल 1 को, अमाउंट पे किया अप्रैल 1 को। आप बताओ, आप इसको परचेज में कब दिखाओगे, एक्सपेंस कब दिखाओगे, जैन में या अप्रैल में? आपने गुड्स खरीदे कब है? जैन में, तो एक्सपेंस भी उसी टाइम दिखा देंगे, पेमेंट भले ही बाद में हुई, ठीक है? तो हम खर्चा दिखा देंगे जैन में, करेक्ट? एक और एग्जांपल, आपने गुड्स सेल किए, मान लो 17 फेब को सेल किए, ठीक है? गुड्स सेल किए 17 फेब को, और जो अमाउंट रिसीव्ड हुआ है 2 महीने बाद हुआ है 17 अप्रैल को, कैश रिसीव्ड, ठीक है? ऑल्दो असली जो खुशी है, हैप्पीनेस, वो तो यहीं पे आई जब पैसे आए हैं, बट सेल कब दिखानी पड़ेगी? अकाउंट्स चलते हैं रूल्स के अकॉर्डिंग, और रूल्स में क्या लिखा है? सेल कब दिखानी पड़ेगी? जब गुड्स बिक गए। ये बनाया गया एक्रूअल एजम्पशन में, जिस टाइम की इनकम है उसी टाइम दिखाओ। आपको कैश कब मिला इससे हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है? सेल तो उसी टाइम दिखानी पड़ेगी, इनकम दिखानी पड़ेगी, टैक्स भरना पड़ेगा, करेक्ट? तो इन शॉर्ट ये तो आपने पढ़ा ही हुआ है, एक बार आप रीड कर लो, समझ में आ जाएगा। तो गाइस, अब हेडिंग लिखिए नंबर 4, बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल, इसका मतलब ये है कि बिजनेस अलग है एंड प्रोप्राइटर अलग है, और अकाउंट्स किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बनते हैं? बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। आराम से देखो, यहां पे एक होता है प्रोप्राइटर, जिसने कैपिटल लगाई, जिसने पैसा लगाया, और एक होता है बिजनेस, ठीक है? बिजनेस आर्टिफिशियल पर्सन है और प्रोप्राइटर नेचुरल पर्सन है। सबसे पहले आपको ये सोचना है, अकाउंट्स किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बनते हैं? प्रोप्राइटर के पॉइंट ऑफ व्यू से या बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से? अकाउंट्स हमेशा बनते हैं बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। हम ये देखेंगे बिजनेस में क्या आया और क्या गया, ठीक है? तो अकाउंट्स बनते हैं बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। कैसे? जब आप पैसे इन्वेस्ट करते हो तो हम बिजनेस में देखते हैं कैश आ गया, कैपिटल आ गई, जबकि देखा जाए प्रोप्राइटर के तो पैसे कम हो गए घर से, बट हम उसको नहीं देखते, हम बिजनेस को देखते हैं कि बिजनेस में कैश बढ़ गया, कैपिटल बढ़ गई, ठीक है? दूसरी बात, प्रोप्राइटर ने जो भी पैसा लगाया बिजनेस में, वो बिजनेस के लिए क्या है? लायबिलिटी है। क्यों है? क्योंकि कल को जब बिजनेस बंद होगा, शटडाउन होगा, तो वो पैसा वापस किसको मिलेगा? प्रोप्राइटर को। तो जितना भी पैसा प्रोप्राइटर ने लगाया वो बिजनेस के लिए लायबिलिटी है, कल को वापस भी तो करना है, उसको बोलते हैं इंटरनल लायबिलिटी। याद है? इसीलिए कैपिटल को हमेशा लायबिलिटीज में रखा गया है। जब आप बैलेंस शीट बनाते हो तो ये आपके एसेट्स होते हैं
और इधर आपकी लायबिलिटीज होती है, और इसी लायबिलिटीज में कैपिटल को रखा जाता है, क्योंकि जो भी पैसा प्रोप्राइटर ने लगाया विच इज कैपिटल, वो कल को वापस इसी को मिलेगी। ठीक है, प्रॉफिट बेस का, लॉस बेस का। तो इन शॉर्ट बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल का मतलब अकाउंट्स बनेंगे बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रोप्राइटर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, और जो भी पैसा प्रोप्राइटर ने लगाया वो बिजनेस के लिए क्या है, लायबिलिटी। ठीक है, अब पढ़ लो।